हेलो स्टूडेंट्स, मैं पप्पू खान। ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना महामारी चल रही है इस वक्त, और उस महामारी की वजह से जो संस्थान है, शिक्षण संस्थान है, वो भी बंद हैं। तो इसे वो मद्देनजर रखते हुए संस्था प्रधान, स्कूल वाले हैं, उन्होंने एक डिसीजन लिया है कि जो बच्चे घर पे बैठे हुए हैं, जिनका टाइम खराब हो रहा है, वेस्टेज जा रहा है, उनको समय पर कुछ घर पर ही कुछ मटेरियल उपलब्ध करा दिया जाए। इसके लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू की जा रही हैं। उन ऑनलाइन क्लासेसों के माध्यम से संस्था प्रधान स्कूल के माध्यम से ये प्रयास किया जा रहा है कि कहीं न कहीं बच्चों का लाभ हो सके, बच्चों का जो टाइम है, ये समय है, इसका सदुपयोग हो सके। इस कारण आजकल की क्लास जो है वो ऑनलाइन चलाने की कोशिश की जा रही है जब तक कि स्कूल खुल नहीं जाए। तो इसी कड़ी में, इसी को देखते हुए मैं पप्पू खान 10वीं के जो साइंस है, उस साइंस के अंदर जो टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को मैं आपको पढ़ाऊंगा, समझा रहा हूँ। जिसमें आज हम बात करेंगे, एक साइंस के अंदर, विज्ञान के अंदर एक टॉपिक चलता है परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र। सिस्टम में चलता है ये, मानव तंत्र के अंदर बात करते हैं इसकी। इसके अलावा प्रतिरक्षा मानव रोग, इसमें भी ये टॉपिक आता है। तो रक्त के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। और वो रक्त के बारे में डिस्कस करने से पहले हम आपको बता दें कि रक्त जो होता है, रक्त इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड। क्या बोलते हैं इसको? ब्लड। इसको रुधिर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रुधिर भी कहा जाता है इसको। क्या बोलते हैं इसको? रुधिर भी बोलते हैं इसको। तो रुधिर के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि रुधिर जो होता है वो क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, मतलब कह सकते हैं हम ये रुधिर का जो आवश्यकता है वो क्यों है, इसकी डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, किस प्रकार इसको डिफाइन किया जा सकता है, इसके संगठन क्या है, कंपोजिशन क्या है, ये किससे मिलकर बना होता है। ठीक, उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम ये बात करेंगे इसका कार्य क्या है। रुधिर के प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे हम, रुधिर के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं रुधिर। इसके अलावा हम डोनेशन के बारे में बात करेंगे। जब ब्लड डोनेशन आपने सुना होगा, रक्त का दान, रक्त का दान करना, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि रुधिर के जो प्रकार हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार रक्त का डोनेट किया जाता है, किस व्यक्ति को किस रुधिर वर्ग का व्यक्ति रुधिर दे सकता है या ले सकता है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर या इस टॉपिक के अंदर। तो चलते हैं हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं। रुधिर जो बात करते हैं, रक्त या रुधिर, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं ब्लड। अगर हम यहाँ देखते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं। क्या देखते हैं? इसकी परिभाषा, डेफिनेशन देखते हैं इसकी ब्लड की। तो ये एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है ये? एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक का मतलब क्या है? ये लिक्विड है। क्या है? लिक्विड है। और संयोजी ऊतक एक टर्म है, वहां पर टेक्निकल टर्म से संयोजी ऊतक। संयोजी का मतलब कनेक्टिव, जोड़ने वाला। और टिश्यू, ऊतक मतलब टिश्यू। तो ये क्या है? एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, तरल संयोजी ऊतक है। कैसे है तरल संयोजी ऊतक? क्योंकि इसका जो हम कह सकते हैं ये माध्यम होता है, ये कह सकते हैं इसकी अवस्था होती है, वो कैसी होती है? तरल होती है, लिक्विड पाया जाता है, द्रव के रूप में पाया जाता है। संयोजी है, ये जोड़ने का कार्य करता है। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी अंग हैं, उन अंगों के मध्य ये संचरित होता रहता है, बहता रहता है, जोड़े रखता है बॉडी के अंगों को। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? संयोजी कहते हैं। ऊतक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें एक से अधिक प्रकार की क्या पाई जाती हैं? कोशिकाएं पाई जाती हैं, कार्पल्स, स्कल्स पाई जाती हैं, कणिकाएं पाई जाती हैं। उन कणिकाओं के मिलने से या कोशिकाओं के मिलने से तो क्या बनता है? ऊतक बनता है। इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? इसमें क्या कहते हैं? इसको ऊतक कहते हैं। संयोजी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जोड़ने का कार्य करता है। अवस्था कैसी है इसकी? तरल है, इस कारण इसे क्या कहते हैं? तरल संयोजी ऊतक।
तो हमारी बॉडी के अंदर एक तरल संयोजी ऊतक के रूप में पाया जाता है, जिसे लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है। रक्त की परिभाषा अगर हम देखें तो रक्त एक प्रकार का क्या है, तरल संयोजी ऊतक है। अब देखिएगा ये शरीर के अंदर क्या करता है, परिसंचरण माध्यम की तरह कार्य करता है। परिसंचरण माध्यम की तरह कार्य करने का मतलब ये है कि हमारे शरीर के अंदर विभिन्न अंगों के मध्य ये विभिन्न प्रकार के पदार्थों को प्रवाहित करता है, ले जाने का कार्य करता है, लाने का कार्य करता है, ले जाने लाने का कार्य करता है। इसे कहते हैं परिसंचरण। क्या कहते हैं इसको, परिसंचरण। अब ये हो सकता है, ये पदार्थ जो होते हैं दोनों प्रकार के हो सकते हैं, लाभदायक पदार्थ भी हो सकते हैं और हानिकारक पदार्थ भी हो सकते हैं। तो लाभदायक पदार्थों के अंदर तो क्या है, वो विभिन्न प्रकार के जो पोषक पदार्थ होते हैं, पचित अवशोषित पोषक पदार्थ होते हैं, वो शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचते हैं, जहां पर उनका ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा मिलती है और उस ऊर्जा की सहायता से हम जैविक कार्य करते हैं, हमारे दैनिक कार्य करते हैं। तो ये तो क्या हुआ हमारे पास लाभदायक पदार्थों का परिसंचरण। हानिकारक पदार्थ हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की जो उपापचय क्रिया होती है, विभिन्न प्रकार की क्या होती है, उपापचय क्रिया। उपापचय क्रिया का मतलब क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर निर्माण के लिए भी कुछ क्रियाएं होती हैं और विघटन के लिए भी कुछ क्रियाएं होती रहती है। तो निर्माणात्मक और विघटनात्मक जो क्रियाएं होती है उन्हें मिलकर क्या कहते हैं, उपापचय क्रिया कहते हैं। इन उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप क्या है, बहुत सारे लाभदायक पदार्थ बनते हैं, बहुत सारे हानिकारक पदार्थ निर्मित होते हैं। इन हानिकारक पदार्थों को भी शरीर के अपशिष्ट अंगों तक, अपशिष्ट या उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाने के लिए जो माध्यम का कार्य करता है, वो माध्यम का कार्य कौन करता है, रक्त करता है। तो रक्त की सहायता से क्या है, इन उत्सर्जी पदार्थों को या अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक ले जाने का जो कार्य होता है, वो कार्य किसकी सहायता से होता है, रक्त की सहायता से होता है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं, रक्त के द्वारा विभिन्न प्रकार के लाभदायक एवं अपशिष्ट या हानिकारक पदार्थों का शरीर के विभिन्न अंगों के मध्य परिवहन करता है या परिसंचरण करता है। क्या करता है, परिसंचरण करता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं रक्त के द्वारा क्या है, विभिन्न प्रकार के लाभदायक या फिर अपशिष्ट या हानिकारक पदार्थों का शरीर के विभिन्न अंगों के मध्य परिवहन या परिसंचरण करता है। कौन करेगा इस काम को, रक्त करेगा, ब्लड करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हम कह सकते हैं कि ये एक परिसंचरण माध्यम की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है, यह एक परिसंचरण माध्यम की तरह कार्य करता है। यह परिसंचरण माध्यम की तरह कार्य करता है। तो हमने अभी रक्त की परिभाषा के बारे में बात की, रक्त का रोल क्या है बॉडी के अंदर, उसके बारे में डिस्कस किया। आगे चलकर हम बात करेंगे जो रक्त होता है हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है, उसका कंपोजिशन क्या है, संगठन क्या है उसका, किससे निर्मित होता है वो, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार हम रक्त के संगठन के बारे में बात करते हैं। रक्त का संगठन जो है उसे हम ये इस प्रकार देख सकते हैं, रक्त ब्लड, ये ब्लड है। अब इस ब्लड के बारे में बात करते हैं हम यहाँ पर। तो ये देखते हैं जो ब्लड होता है, ब्लड इसको दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। दो पार्ट होते हैं इसके, मुख्यतः कितने पार्ट होते हैं इसके, दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है ठोस भाग और एक होता है तरल भाग। क्या होता है, तरल भाग।
जो ठोस भाग होता है, ठोस भाग, उसके अंदर आती है रक्त कणिकाएं। क्या आती है? रक्त कणिकाएं, ब्लड कार्पस्कल्स। रक्त कणिका। और जो तरल भाग होता है, तरल भाग के अंदर आता है प्लाज्मा। क्या आता है? प्लाज्मा। आजकल प्लाज्मा का नाम सुन रहे होंगे आप लोग, है ना, कि जो कोरोना का पेशेंट है, जो भी सही हो रहे हैं आजकल, वो प्लाज्मा का डोनेशन कर रहे हैं, क्योंकि उनके प्लाज्मा के अंदर कुछ इस प्रकार की एंटीबॉडी, इस प्रकार के रोग प्रतिरोधक पदार्थ निर्मित हो गए हैं कोरोना से लड़ने के लिए। तो उन पदार्थ युक्त प्लाज्मा को अगर किसी पेशेंट को डोनेट किया जाता है, तो पेशेंट उन पदार्थों की उपस्थिति के कारण, उनके कारण क्या है, रिकवर होने में कामयाब हो जाता है। तो प्लाज्मा डोनेशन की बात चल रही थी, तो यहाँ पर प्लाज्मा डोनेशन की बात आती है, तो आपको दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि प्लाज्मा क्या है? रक्त का एक भाग है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? लिक्विड या तरल भाग के रूप में पाया जाता है, तरल के रूप में पाया जाता है प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा। ठीक है, ये प्लाज्मा है। अब हम बात करते हैं कि ये जो ठोस भाग है, ये जो ठोस भाग है, इसमें रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। तो रक्त कणिकाएं रक्त के अंदर 3 प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार। 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं होती है। नंबर 1 लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं। नंबर 2 श्वेत रुधिर कणिकाएं, और नंबर 3 रक्ताणु, या हम कह सकते हैं बिंबाणु। बिंबाणु कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इनको? बिंबाणु बोल सकते हैं। इंग्लिश देखिएगा आप, अभी शायद इनसे नाम से परिचित नहीं है, लेकिन इंग्लिश नाम जरूर आपको पता होगा कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट सुना होगा आपने कभी। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं? आरबीसी बोलते हैं। आरबीसी को कहते हैं, इनको पता होना चाहिए आरबीसी को कहते हैं, क्योंकि लाल रुधिर कणिका जो होती है, इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेड ब्लड कार्पस, रेड ब्लड कार्पस्कल्स। और श्वेत रुधिर कणिकाएं जो होती हैं, इनको क्या बोलते हैं? व्हाइट ब्लड कार्पस्कल्स। ठीक, अब हम बात करते हैं बिंबाणु। बिंबाणु को बोलते हैं हम प्लेटलेट्स। क्या बोलते हैं इसके अंदर? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स भी सुना होगा आपने, डेंगू बुखार के दौरान क्या करते हैं? प्लेटलेट डाउन हो जाती है। प्लेटलेट्स डाउन, सामान्य भाषा में ये कहते हैं प्लेट डाउन होगी। प्लेट नहीं डाउन होगी, क्या होगी? वो बिंबाणु या प्लेटलेट्स डाउन हो गए, कम होगी, उनकी संख्या कम हो जाती है। तो उसके कारण क्या, रक्त का थक्का वगैरह नहीं जम पाता है और ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। हमारे शरीर के ओपनिंग पार्ट्स होते हैं उनके अंदर, डेंगू बुखार के अंदर, तो वहाँ पर इसका इंपॉर्टेंस है। तो हम यहाँ बात कर रहे थे कि रक्त बिंबाणु या प्लेटलेट्स जो होते हैं, ये रक्त कणिका है। कौन सी प्रकार है इसका? तीसरा प्रकार है ये हमारे पास। पहली हमारा लाल रुधिर कणिका है, दूसरी है श्वेत रुधिर कणिका है, और तीसरा है बिंबाणु। ठीक, इनको रेड ब्लड कार्पस्कल्स बोलते हैं, इनको व्हाइट ब्लड कार्पस्कल्स बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स, या फिर इनको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? आरबीसी। इनको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? डब्ल्यूबीसी। ठीक है, और ये तो सीधी क्या बोले जाते हैं इनको? प्लेटलेट्स। क्या बोलेंगे इनको? प्लेटलेट्स। सीधा डायरेक्ट इनको क्या बोलेंगे? प्लेटलेट्स। तो यहाँ हमने रुधिर के 2 भाग बताए, ठोस भाग और तरल भाग। तो ठोस भाग के बारे में हम बात करें तो ठोस भाग में क्या आता है? रक्त कणिकाएं आती हैं, और उनमें ये 3 प्रकार की कणिकाएं पाई जाती हैं। इनके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे आगे चलकर। उससे पहले हम थोड़ा सा तरल भाग जो होता है प्लाज्मा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या है? विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थ पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थ, विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थ
नेक्स्ट, जैसे कि ग्लूकोज, एमिनोमल, वसीअमल, विटामिन्स, खनिज लवण, विटामिन, खनिज लवण, और कह सकते हैं न्यूक्लिक अम्ल, अम्ल इत्यादि। ये तो इनमें क्या है, पोषक पदार्थ पाए जाते हैं जो कि ग्लूकोज है, एमिनोमल है, वसीअमल है, विटामिन से, खनिज लवण है, न्यूक्लिक अम्ल वगैरह वगैरह। इसके अलावा इनमें अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं। अपशिष्ट पदार्थ रुधिर के अंदर क्या पाया जाता है? यूरिया है, यूरिक एसिड है, यूरिक अम्ल है। इसके अलावा प्रतिरक्षी है, क्या पाया जाता है इसके अंदर? प्रतिरक्षी, एंटीबॉडी इंपॉर्टेंट है। क्या पाई जाती है? एंटीबॉडी पाई जाती है जो रोगों से लड़ने में सहायता करती है, रोगों से लड़ने में सहायता करती है हमारी, ठीक है, रोगाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती है। तो इस प्रकार ये शॉर्ट बुक में भी हमने आपको बताया कि किस प्रकार ये रक्त है, इसका कंपोजिशन है, ये संगठन है। क्या है ये? संगठन, कंपोजिशन है। ब्लड का कंपोजिशन है जिसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। अब हम इसको डिटेल से बात करेंगे। इसकी रक्त कणिकाओं के प्रकार हैं। लाल रुधिर कणिका क्या होती है, श्वेत रुधिर कणिका क्या होती है, डिम्बाणु क्या होते हैं, इनके कार्य क्या है, ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है और लगभग इनका फंक्शन, एक तरह से रोल क्या है बॉडी के अंदर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं हम रक्त कणिकाओं के बारे में। जो रक्त कणिकाएं होती हैं उनको निम्न प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं। रक्त कणिकाएं ब्लड पार्टिकल्स, तीन प्रकार की बताई थी हमने रक्त कणिकाएं। कितने प्रकार की बताइए? तीन प्रकार की। सबसे पहले हम बात करते हैं लाल रुधिर कणिकाएं। लाल रुधिर कणिकाएं जिन्हें हम क्या बोल रहे थे शॉर्ट में? आरबीसी। क्या बोल रहे थे? आरबीसी। दूसरे नंबर पर हमने बात की थी श्वेत रुधिर कणिकाएं। श्वेत रुधिर कणिकाएं जिन्हें हमने शॉर्ट में क्या बोला था? डब्ल्यूबीसी। और तीसरे प्रकार की थी वो है डिम्बाणु, जिन्हें हम क्या कह रहे थे? प्लेटलेट्स। क्या बोल रहे हैं इनको? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स बोल रहे हैं। तो वन बाय वन हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे पहले को। तो देखिएगा लाल रुधिर कणिका होती है, लाल रुधिर कणिका लाल प्रकार की होती है, लाल रंग की होती है। लाल रंग की क्यों होती है उसके पीछे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि लाल रुधिर कणिका होती है, ये जो होती है रुधिर के लाल रंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? रुधिर के लाल रंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। क्यों जिम्मेदार होती है? इनके अंदर शोषण होना पाया जाता है हीमोग्लोबिन। कौन सा शोषण होना पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। उस हीमोग्लोबिन के कारण क्या होती है? ये लाल प्रकार की होती है, ठीक है। इनकी अगर लाइफ पीरियड के बारे में बात करें तो 120 डेज लाइफ पीरियड होता है। इनका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। अगर इनका कार्य देखा जाए तो कार्य देखते हैं हम यहाँ पर, ये गैसों का परिवहन करती है, O2 और CO2 का परिवहन करती है। श्वसन सतह पर क्या करती हैं? O2 और CO2 का क्या करती है? परिवहन करती है। ऑक्सीजन का परिवहन करती है और CO2 का परिवहन करती है। CO2 को बॉडी से बाहर निकालने का कार्य करते हैं ये, और O2 को क्या है? ऑक्सीजन को क्या है? बॉडी से
अंदर ले जाने का कार्य करती है रुधिर के माध्यम से ही। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं इनके कारण रुधिर का लाल रंग होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, रुधिर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाल रुधिर कणिकाओं के कारण। किसके कारण होता है? लाल रुधिर का। क्योंकि इनमें श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को क्या बोलते हैं? सो प्रतीक के रूप में Hb पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? इनका रंग कैसा होता है? लाल होता है। ठीक, एक खास बात ये लाल रंग हो गया, हीमोग्लोबिन के कारण हो रहा है। नेक्स्ट, इनका जीवन काल 120 दिन का होता है। ये सारे जो फैक्ट हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं 1 लाइन में क्वेश्चन के अंदर। तो इनका जीवन काल जो होता है कितना होता है? 120 डेज होता है, 120 दिन का होता है। नेक्स्ट बात करें इनकी संख्या। अब महिला और पुरुष के अंदर, स्त्री और पुरुष के अंदर इनकी संख्या अलग अलग होती है। अगर हम बात करें इनकी संख्या पुरुष के अंदर, तो पुरुष के अंदर इनकी संख्या होती है लगभग 50 से 52 लाख प्रति घन मिलीमीटर। कितनी होती है इनकी संख्या? लाल रुधिर कणिकाओं की 50 से 52 लाख प्रति घन मिलीमीटर मिलीमीटर। अगर स्त्री के अंदर देखा जाए इनकी संख्या तो लगभग 48 लाख प्रति घन मिलीमीटर। ठीक है, इतनी इनकी संख्या पाई जाती है। अगर हम बात करें यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन क्या पाया जा रहा है? हीमोग्लोबिन। इसको थोड़ा सा और देख लें हम यहाँ पर। तो हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है वो स्त्री और पुरुष के अंदर कितनी होती है? पुरुष के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा, किसकी मात्रा? हीमोग्लोबिन यानी कि Hb की मात्रा कितनी होती है? 14.5 प्लस माइनस, या हम ये कह सकते हैं 15.5 प्लस माइनस 0.5। और अगर स्त्री की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास है 13.5 प्लस माइनस 0.5। ओवरऑल हम देख सकते हैं यहाँ पर कितना देख सकते हैं? 14.5 टू 15.5 ग्राम पर 100 ml रुधिर पर 100 ml रुधिर। यहाँ पर अगर देखें तो क्या देख सकते हैं हम? 13 से लेकर 14.5 या 14 ग्राम पर 100 ml रुधिर। ठीक, यहाँ ये देखते हैं हमारे पास ये जो हमारे पास संख्या है 15.5 से प्लस माइनस 5 या 13.5 से प्लस माइनस 5 भी हो सकती है, या सामान्यतः हम ये कह सकते हैं 14.5 से 15.5 किस्म पाई जाती है। पुरुषों के अंदर पाई जाती है हीमोग्लोबिन की मात्रा 100 ml रुधिर के अंदर।
और अगर हम यहाँ बात करें यहाँ पर तो स्त्रियों के अंदर 13 से 14 ग्राम 14.5 ग्राम तक भी हो सकती है, वेरिएशन हो सकता है, लेकिन 13 ग्राम से कम सामान्य अवस्था में नहीं होना चाहिए। इस रुधिर की कमी के कारण, या हम ये कह सकते हैं हीमोग्लोबिन की कमी के कारण, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स बता रहा हूँ आपको, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण एक रोग होता है जिसे कहते हैं एनीमिया। क्या बोलते हैं? एनीमिया। एनीमिया रोग HB की कमी से। किसकी कमी से होता है ये? HB की कमी से होता है, हीमोग्लोबिन की कमी से। रुधिर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है, जिसे हम कहते हैं सामान्य भाषा में रुधिर की कमी। ठीक है, तो ये कार्य हुआ इसमें, ये इसके पॉइंट्स हुए। इसके अलावा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है हमारे पास वो ये है ये कौन? आरबीसी। ये गैसों मतलब O2 / CO2 के परिवहन में सहायक होते हैं, के परिवहन में सहायक। किसके परिवहन में सहायक होती हैं? O2 और CO2 के परिवहन में सहायक होती है। कहाँ सहायक होती है? शरीर के अंदर। शरीर के अंदर ये गैसों का क्या करती है? परिवहन का कार्य करती है। तो इस प्रकार जो लाल रुधिर कणिका होती है उनका हमने प्रकार लाल रुधिर कणिका है उसके बारे में पढ़ा, आरबीसी के बारे में। अब हम बात करते हैं श्वेत रुधिर कणिका। ये भी रुधिर की प्रमुख कणिका होती हैं और अगर इनके बारे में बात करें तो इनमें श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन का अभाव होता है, HB अनुपस्थित होता है। क्या होता है? अनुपस्थित होता है। जब HB अनुपस्थित होगा तो इस कारण ये क्या है? कैसी होती है? रंगहीन होती है। कैसी होती है? रंगहीन होती है, कलरलेस होती है, रंग नहीं पाया जाता इनका। नेक्स्ट अगर बात करें हम यहाँ तो ये क्या है? प्रतिरक्षा से संबंधित होती है, प्रतिरक्षा से संबंधित। प्रतिरक्षा संबंधित का मतलब है रोगों से लड़ने से संबंधित होती है, रोग कारकों को नष्ट करने से संबंधित होती है ये WBC। अब हम बात करते हैं इसकी विमाणु के बारे में बात करते हैं। तो विमाणु जो होता है ये भी प्रमुख रक्त कणिका होती है और ये जो होती है रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती हैं, रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती हैं, क्लॉटिंग फैक्टर की तरह कार्य करते हैं। क्लॉटिंग किसका कार्य करेंगे? क्लॉटिंग की तरह कार्य करेंगी। और खास बात यह है इनकी कमी से रक्तस्राव होता है, इनकी कमी से रक्त का स्राव होने लगता है। रक्त का स्राव होने लगता है किनकी कमी से? प्लेटलेट्स की कमी। डेंगू जो बुखार होता है उस बुखार के दौरान क्या है? प्लेटलेट्स डाउन हो जाती है और उस प्लेटलेट डाउन होने के कारण क्या है? ब्लीडिंग शुरू हो जाती है ओपनिंग पार्ट से। बॉडी पार्ट्स के जितने, बॉडी के अंदर जितने भी ओपनिंग पार्ट्स हैं, नाक से, मुख से, आंख से खून निकलने लग जाता है। तो ये किसके वजह से होता है? बीमारियों की कमी के कारण, प्लेटलेट्स की कमी के कारण। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज इतना ही, ओके।